हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। देखिए, ये हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 एंड 2 इसके फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस का पार्ट 1 एंड 2 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज कहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक हमने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया था और 16 to 35 हमने पार्ट 2 में डील किया था। तो आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन डील करेंगे। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 36 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? देखिए, क्या है ये? द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो राइट टू लाइफ है उसमें किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है। देखिए, क्या है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। राइट टू लिव विथ डिग्निटी किस में डिस्क्राइब किया गया है? आपका आर्टिकल 21 में। देखते हैं सेकेंड क्या है? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट ऑफ लाइवलीहुड। राइट टू लाइफ जो है आपका राइट टू लाइवलीहुड भी डिस्क्राइब करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू रिसीव मिनिमम वेज। राइट टू रिसीव मिनिमम वेज किसके अंडर आता है? राइट टू लाइफ के अंडर। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये है। और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज भी किसके अंडर आता है? राइट टू लाइफ के अंडर। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट तो आपका करेक्ट है क्योंकि राइट टू लिव विद डिग्निटी ये आपका आर्टिकल 21 का मेन पार्ट है। और राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप लाइवलीहुड जीने के लिए आपको जो जो चीज की जरूरत है वो भी आपका राइट टू लाइफ में आता है। और राइट टू रिसीव मिनिमम वेज, देखिए ये राइट टू लाइफ में नहीं आता है क्योंकि राइट टू रिसीव मिनिमम वेज आपका, ये आप इसको ले सकते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948 से इसे ऐड किया गया है। मतलब आप 1948 में आपका दिया गया था कि राइट टू रिसीव मिनिमम वेज आर्टिकल 23 में आएगा आपका। और आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि आप फोर्स लेबर के अगेंस्ट आपको इसमें राइट प्रोवाइड किया गया है। और जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं दिया गया है। हाँ, फोर्स लेबर के अगेंस्ट गारंटी दिया गया है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसका गारंटी किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है। जैसे आप 100 डेज किसमें आपको मिलता है? मनरेगा में। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपका स्टेटमेंट 3 और 4 इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। In accordance with the text of Constitution, a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to। देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके सारे राइट्स में है क्योंकि कोई भी आपका राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बेसिस पे किस पे लगाया जा सकता है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड क्या है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और थर्ड क्या है? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। और फोर्थ आपका ऑप्शन क्या है? कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशनल ट्रेड एंड बिजनेस ऑफ इंडिया। ये चारों किस में प्रोवाइड किया गया है आपको? ये चारों आपका आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके बारे में डील करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका डील किया गया है आर्टिकल 19(1)(a) में। तो देखिए, जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। बट हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और कौन कौन से बेसिस पे लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 में। देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट, वो है 8 ग्राउंड पे। 8 ग्राउंड में आपका कुछ आ जाएगा, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आ जाएगा, या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट आ जाएगा, पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा, और इस तरह से आपका 8 हो जाएगा। और 19(1)(b) में किसके किसके बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? देखिए, वो आएगा आपका सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और आएगा आपका पब्लिक ऑर्डर। और 19(1)(b) में किसके बारे में डील किया गया? इसमें आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में डील किया गया है। और इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का आर्टिकल है 19(3) है आपका इसका।
और रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, ये आपका किस में डील किया गया है? ये आपका डील किया गया है 19(1)(e) में। और इसका रिस्ट्रिक्शन का बेसिस क्या क्या है? इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बेसिस है आपका इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो जाएगा और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज हो जाएगा, और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस ऑफ इंडिया, ये आपका आ जाएगा 19(1)(f) में। और इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बेसिस आपका हो जाएगा 19(5). चलिए देखते हैं। और इसका भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बेसिस हो जाएगा आपका जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे आप वो स्टेट लगा सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसको अगर डिटेल में जानना हो तो हम लोग इसके ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे या आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ पॉलिसीज इन इंडिया? अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉलिसीज को लेकर के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो पॉलिसीज के बेसिस पे अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इसको? तो फर्स्ट क्या आपका? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, अफर्मेटिव एक्शन का ही मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भी अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उन्हें उनके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना, उनको अपलिफ्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेट करना, जैसे कि आपके विमेन हो गए या चाइल्ड हो गए। और आपका बी क्या स्टेटमेंट है? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मीन्स जो इक्वली प्रिविलेज्ड है या उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, मीन्स रिजर्वेशन आप ले सकते हैं। रिजर्वेशन के बेसिस पे आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन सोसाइटी का है जो इजिली स्कूल में जा सकता है, बट वहीं दूसरा सेक्शन है अगर उसको रिजर्वेशन ना मिले तो वो स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें असर्शन एंड रीजन है, और रीजन और असर्शन दोनों को अगर फुलफिल करने के लिए मैंने पहले बताया था, आप अगर रीजन पढ़ने के बाद बिकॉज वर्ड का यूज करें, उसके बाद असर्शन पढ़े और दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा हो, तो आपका बोथ ए एंड आर सही होगा। लेकिन पहले देखते हैं असर्शन क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या रिकॉग्नाइज किया है? सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। इसका रीजन क्या है? द क्वेश्चन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स पे, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। तो इसका डिसीजन कौन लेता है? जुडिशरी। क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं से भी कर्टेल हो तो आप जुडिशरी के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर बिकॉज वर्ड पढ़ के तो आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है, तो आपका ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अंडर द टर्म डबल जियोपार्डी implied in आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन। तो डबल जियोपार्डी के अंडर जो आर्टिकल 20 में दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है एक पर्सन क्या क्या कर सकता है। तो कन्विक्टेड बाय, आपका फर्स्ट ऑप्शन है, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग फॉर द सेम ऑफेंस। जो कन्विक्टेड पर्सन है वो सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश्ड नहीं किया जा सकता। बी आपका ऑप्शन क्या है? पनिश डिपार्टमेंटली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द सेम ऑफेंस। वो डिपार्टमेंट से तो पनिश हो गया है, तो इसीलिए उसको कोर्ट में पनिश नहीं किया जा सकता है सेम ऑफेंस के लिए। आपको दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। थर्ड आपका ये है कि एक ही ऑफेंस के लिए वो एक बार से ज्यादा पनिश नहीं किया जा सकता है। और डी क्या है? कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट्स फॉर डिसओबीडियंस ऑफ एन इंजंक्शन अलॉन्ग विथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए क्या कह रहा है आपका फोर्थ स्टेटमेंट, कि उसका प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में नहीं हो सकता है अलॉन्ग विथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब क्रिमिनल के साथ साथ उसका सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका आर्टिकल 22 में
साफ साफ मेंशन किया गया है कि वो जो पर्सन होगा वो शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वन, मतलब एक बार से ज्यादा उसे सजा नहीं मिल सकती है सेम ऑफेंस के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज गवर्न बाय। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन दिया जा सकता है उसका ग्राउंड कौन सा है, उसके बारे में कहाँ डील किया गया है। तो उसके बारे में कहाँ डील किया गया है आपका आर्टिकल 15 में, और आर्टिकल 15 में और 16 में किसके बारे में डील किया गया है आपका आर्टिकल 16 में डील किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन, और 14 तो आपको पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 29 किसके बारे में डील किया है माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर के। देखिए आर्टिकल 15 अगर ब्रीफली देखें तो आर्टिकल 1 में किसके बारे में डील किया गया है कि स्टेट 5 ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, और वो 5 ग्राउंड कौन कौन से हैं आपका हो जाएगा रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा अगर कुछ हो तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। और आपका रिजर्वेशन के बारे में किस में डील किया गया है, रिजर्वेशन के बारे में आपका डील किया गया आर्टिकल 15(4) में और 15(5) में। इन दोनों आर्टिकल में क्या कहा गया है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के इंटरेस्ट पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और आर्टिकल 15(4) और 15(5) में यही कहा गया। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि आर्टिकल 15(5) पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन को कहती है कि वो रिजर्वेशन रखे, लेकिन 15(4) केवल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा गया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द करेंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में नहीं प्रोवाइड किया गया है, ना ही यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर कब आया था। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर आपका आया था 1950 में, और ये डिफाइन करने के लिए आया था कि आखिर शेड्यूल कास्ट कहते किसको, जिसका डिफिनेशन आपको आर्टिकल 341 में मिलेगा। और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ये आपका आया था 1955 में, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी 1955 में आया था। ये आया था आपका अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो जो पर्सन अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है उसे पनिशमेंट का प्रोविजन था। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड अथॉरिटीज एक्ट आपका आया था 1989 में। तो ये फैक्ट तो है, लेकिन देखिए यहाँ का जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 में आया था, तो लास्ट में 4 इसमें है, और सबसे पहले आपका 1950 में आया था शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। तो आपका इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी ये क्या है, इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये किसके प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को। ये आपका किसमें है आर्टिकल 14 में। और राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। हमने अभी डील किया था पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 के अंडर। और सी आपका क्या है, प्रोटेक्शन अवेलेबल टू एक्यूज्ड पर्सन इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉज इन सिविल मैटर्स। देखिए प्रोटेक्शन अवेलेबल इन एक्यूज्ड पर्सन, ये प्रोटेक्शन तो अवेलेबल है उस पर्सन को आर्टिकल 22 में, लेकिन इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज अगर आप देखेंगे तो ये सिविल मैटर्स में नहीं है, ये आपका किसके बारे में है, क्रिमिनल मैटर में। और ये आपका अगर मान लीजिए हैं सिविल मैटर जैसे टैक्स वगैरह हो गया, वो बैक डेट से लगाया जा सकता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब वही होता है कि पास्ट के लॉ के अकॉर्डिंग आगे के कंडक्ट को नहीं किया जाना। देखते हैं हमारा डी, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, इंक्लूड्स करता है राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ वंस चॉइस। मीन्स जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो अपने चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर रख सकता है। तो
तो इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ए बी एंड डी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं हो सकता है? तो ये बस आपका दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 एंड 21, वो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा आपका राइट अंडर, सॉरी आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल 19 भी केवल एक ग्राउंड पे ही सस्पेंड किया जा सकता है, अगर वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो। ये इंटरनल आर्म रिबेलियन के बेसिस पे फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और ये सब जो आर्टिकल है इसमें 21 नहीं 22 ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। असर्शन है एंड रीजन है। स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं इसमें। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब द आर्टिकल एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। इसका रीजन क्या है? आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट किसके? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के, मतलब फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट ये आपको इफेक्टिव रेमेडीज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पे बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है। देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ। रीजन है आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब द आर्टिकल एज अ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ देखेंगे दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है, इस तरह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट करेक्ट? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है? रिलीजन कहाँ डिस्कस किया आपका 25 से 28 के बीच में इसके बारे में डिस्कशन किया गया आपके आर्टिकल में। देखते हैं फर्स्ट क्या है आपका। द स्टेट कैन रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो स्टेट रेगुलेट कर सकती है आपका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या पॉलिटिकल कंडक्ट को। बी देखते हैं क्या है। रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो रिस्ट्रिक्शन किस किस बेसिस पे इम्पोज किया जा सकता है? ये इम्पोज किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ग्राउंड पे, मीन्स पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया एंड आपका हेल्थ हो गया। इस बेसिस पे आपका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। आपका ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एवरी रिलीजियस denomination has the right to establish and maintain institutions for religious and charitable person। तो जो भी रिलीजियस डोमिनेशन होगा उसको राइट होगा एस्टैब्लिश करने का और मेंटेन करने का इंस्टीट्यूशन को किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए। और डी क्या है? फंड्स अप्रोप्रिएटेड बाय अ रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन आर टैक्सेबल। तो फोर्थ क्या कह रहा है कि जो भी आप रिलीजन या डोमिनेशन को चलाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए आर्टिकल 27 में मेंशन किया गया है कि ये टैक्सेबल नहीं होगा। इस तरह आपका ऑप्शन डी यहाँ पे नॉट पूछा है तो आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा इसमें, मीन्स इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपका रिलीजियन के बेसिस पे सही है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। द थ्रू विच provision does Constitution of India explicitly prohibits racial discrimination in India। तो racial discrimination को prohibit करने के लिए कौन कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है? तो देखिए आर्टिकल 14 किसके बारे में डील करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 17 अनटचेबिलिटी के बारे में डील करता है। 23 किसके बारे में डील करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16 क्या है? ये रिजर्वेशन के बेसिस पे डील करता है। और साथ में ये भी कहता है कि आर्टिकल 15 और 16 केवल 5 ग्राउंड पे, जो 15 में वो 5 ग्राउंड और 16 में आपका 7 ग्राउंड्स प्रोवाइड किया गया है। तो इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और दोनों में क्या प्रोवाइड किया गया है? रेशियल बेसिस भी है इसमें एक, कि रेशियल बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आपका आर्टिकल 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 48।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 जो है उसके थ्रू कौन सा राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो राइट अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, तो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट आपका जो राइट है वो आर्टिकल 21 में प्रोवाइड नहीं किया गया है। देखिए, राइट अगेंस्ट सोलैरिटी कॉन्फिनमेंट, बी आपका ऑप्शन क्या है, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, और फोर्थ आपका क्या है, राइट टू फ्री फ्रॉम एसोसिएशन। देखिए, ये सारा जो है आपका राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन आपका आर्टिकल 20 में प्रोवाइड किया गया, क्योंकि आपका लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में बात करता है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट भी आपका आर्टिकल 21 में प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि किसी के साथ भी इन ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। और राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट भी आपका आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 आपका जितना भी आर्टिकल है सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में आर्टिकल 21 ही डील करता है। तो लाइफ से रिलेटेड जितने भी थ्रेट होते हैं उसको आप आर्टिकल 21 में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी भी हो गया, वो आर्टिकल 21 में आता है। इसमें जो डी है, फ्री फ्रॉम राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये आपका कौन सा आर्टिकल में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 19(1)(c) में। तो इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। देखते क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है आपको ये बताना है। तो रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, देखिए सारे रिट के बारे में मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में ही अच्छे से डील किया था, तो यहाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए, रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस है अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। देखिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैबिस कॉर्पस अवेलेबल है। और क्वा वारंटो क्या है इसका सामने का ऑप्शन, अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली। देखिए, क्वा वारंटो है, आप किसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो जहाँ पे काम करे, जहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं, या उनका राइट है या नहीं है वहां पे एम्प्लॉय होने का। तो ये अवेलेबल नहीं है कोर्ट, ये कोर्ट्स के बारे में डील नहीं करते, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में डील करते हैं। तो राइट ऑफ स्टैट्यूटरी और राइट ऑफ प्रोहिबिशन ये दोनों हैं आपके कोर्ट से रिलेटेड। जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को जुरिडिक्शन के लिए एडवाइस दे सकती है। तो ये दोनों ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सर्वेंट, तो ये दोनों ऑप्शन कंप्लीट गलत है, इस तरह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो एजुकेशन हर एक स्टूडेंट का, हर एक चाइल्ड का राइट है। रीजन क्या है, द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड किया था राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे ये कह रहा है रीजन। तो रीजन आप देखेंगे तो ये 84th नहीं, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था 2002 में। तो राइट टू एजुकेशन और कहाँ आपको प्रोवाइड किया गया था, ये आपका आर्टिकल 45 हो जाएगा डीपीएसपी का, वहां भी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। 21A भी आपका राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, और राइट टू एजुकेशन इंसर्ट किया गया था ये 2002 में आपका इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो यहाँ पे आपका रीजन फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड एलियंस। एलियंस कौन हो जाएंगे, जो आपके फॉरेनर्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये जो वर्ड है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे हो जाएगा। और आपका ऑप्शन बी क्या है, द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, जो आपका आर्टिकल 19 में फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। और सी क्या आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आपको प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 29 एंड 30 में। और जो आपका द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल 14 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राइट है जो बोथ सिटीजन एंड एलियंस को प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन दोनों को प्रोवाइडेड है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, ये तो प्रोवाइडेड है आपका आर्टिकल 25 में। सेकंड क्या है, लिविंग द टैक्सेस और यूज द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। तो क्या रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए आप गवर्नमेंट का टैक्स को यूज कर सकते हैं।
थर्ड क्या है आपका, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो एस्टैब्लिश कर और मेंटेन करना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। और फोर्थ क्या है, इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी गवर्नमेंट मेंटेन इंस्टीट्यूशन, तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। फोर्थ आपका ऑप्शन ये कह रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है और आपसे पूछा गया नॉट, तो आप ऑप्शन 1 को जहां भी एलिमिनेट करेंगे आप डायरेक्टली अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट नहीं भी पता हो तो भी। देखिए एस्टैब्लिशमेंट मीडियम ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपका आर्टिकल 26 में ही डील किया गया है और टैक्स के बारे में डील किया गया आपका आर्टिकल 27 में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन राइट इज गारंटीड टू द सिटीजन एज राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, तो राइट टू वोट, राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू कंसेंट एंड इलेक्शन एंड राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। देखिए ये अच्छे से मेंशन किया गया आपका आर्टिकल 19 में कि राइट टू असेंबल एंड पीसफुली विदाउट आर्म्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, असर्शन एंड रीजन है इसमें भी। मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 31C amended by the Constitution 42nd Amendment Act 1947 was held invalid। तो जो आर्टिकल 31C था उसे मिनरवा मिल्स केस और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इनवैलिड कहा गया था। और आपका रीजन क्या है इसका, द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31C डिस्ट्रॉयड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आपका आर्टिकल 31C था वो डिस्ट्रॉय कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को। तो मिनरवा मिल्स केस किससे रिलेटेड था, आपका मिनरवा मिल्स केस बताता था बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो कोई भी केस, जो कोई भी अमेंडमेंट होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड on which discrimination of citizens for admission into education institutions is constitutionally prohibited। देखिए कौन सा ऐसा ग्राउंड है उसके बेसिस पे एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोहिबिट किया जा सकता है। देखिए रिलीजन एंड रेस, ये आपको किसमें डिस्कस किया गया, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर के प्रोविजन दिया गया है। और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहा गया है, एज एंड नेटिविटी या नेशनलिटी एंड कलर। तो आप देखेंगे आर्टिकल 15 में तो 5 ग्राउंड्स दिया गया, उसमें क्या क्या है, रिलीजन है आपका, रेस है आपका, सेक्स है आपका और प्लेस ऑफ बर्थ भी है आपका और आपका रेसिडेंस है। तो इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह आप देखेंगे, सॉरी रेसिडेंस नहीं, यहाँ पे कास्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एंड 4 और 3 के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसोसिएशन। मीन्स केस दिया हुआ है आपको और उसमें किसके बारे में डील किया गया था उसके बारे में बताना है। तो इंदिरा साहनी केस में किसके बारे में डील किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपका केशवानंद भारती केस में डील किया गया था। जबकि इंदिरा साहनी केस में किसके बारे में डील किया गया था, इसमें रिजर्वेशन के बारे में डील किया गया था, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। और मिनरवा मिल्स केस में किसके बारे में डील किया गया था, इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 356 नहीं, 356 के बारे में डील नहीं किया गया था, ये इमरजेंसी से रिलेटेड है। इसमें डील किया गया था मिनरवा मिल्स केस में आपका डील किया गया था जुडिशियल रिव्यू के बारे में। मीन्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर को, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उस केस को वॉइड प्रूफ किया जाएगा। और मेनका गांधी केस जो है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ, हाँ मेनका गांधी केस में इसी के बारे में डील किया गया। तो आपका ये करेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा। गोपालन केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, गोपालन केस में आपका डील किया गया था डिटेंशन के बारे में, जो आर्टिकल 21 से रिलेट कर रहा था कि अगर किसी को भी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो वो उसका लाइफ होगा, राइट टू लाइफ होगा। और लेकिन डिटेंशन जो होगा वो अगर रीजनेबल बेसिस पे होगा तो वो उसका आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं किया करेगा। ये आपका गोपालन केस में डील किया गया था। तो इन केसेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57, असर्शन एंड रीजन।
देखिए क्या है, एन अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन गारंटीड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर एंड काउज ऑफ द एक्यूजेशन। तो एक पर्सन को गारंटी दिया जाता है कि उसका वो राइट है कि उसे किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है, एक्यूज किया गया है। आपका रीजन क्या है, द एक्यूज्ड पर्सन कैन गेट दिस कन्विक्शन क्वेस्ट अपन वैल्यू ऑफ सिक्योर चार्जेस। देखिए इसके बारे में आपका आर्टिकल 22 में डील किया गया अच्छे से कि वो पर्सन जो है वो क्वेश्चन कर सकता है कि उस पे क्या चार्ज लगा है और वो किस बेसिस पे उसको अक्यूज किया गया है। तो उसको ये राइट है कि वो इन्फॉर्म किया जाए कि उसका नेचर क्या था, उसका नेचर ऑफ एक्यूजिशन क्या था। तो आपका यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही है। और सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।